सुनो दीनानाथ, बहुत दिन हो गए हैं भाई। कर्जा की आखिरी तारीख पास में है। मुनीम जी ने अपना कर्जा लेने के लिए हमें भेजा हुआ है। भाई, आखिर तुम उनका पैसा कब लौटाओगे? अरे भाइयों, आप लोग कुछ महीने के लिए और रुक जाइए। मैं मुनीम जी का सारा कर्जा चुका दूंगा। सुनो दीनानाथ, यह तुम्हारा हर बार का बहाना है। अब तुम्हें जो भी कहना है ना, मुनीम जी के सामने जाकर कहना। चलो हमारे साथ। ठीक है भाइयों, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है दीनूनाथ, मुनीम जी ने 10 बजे तक का समय दिया है, तुम भूलना मत। तभी अंजलि, दीनूनाथ की बेटी, तालाब से पानी भरकर घर लौटती है। पुरानी खाट पर बैठा हुआ दीनूनाथ उससे कहता है, अंजलि बेटा सुनो, आज वह फिर मुनीम जी के आदमी घर आए थे। बोल रहे थे कर चुकाने की आखिरी तारीख पास में है, और उन्होंने कहा कि आज मुझे मुनीम जी ने मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, आप कर्जा की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटी, ये तेरे बस की बात नहीं है। सिर पर कर्जा ऐसा चढ़ा हुआ है जैसे कि पहाड़, और मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई है और मुझे मुनीम जी के पास जाना ही होगा। वह आदमी किसी का भी लिहाज नहीं करता है, कहीं वह हमारे साथ भी कुछ गलत ना कर दे। पिताजी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं मुनीम जी से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, मुनीम जी से बात करते वक्त जबान फिसल ना जाए। वह आदमी बहुत ही चालाक है। पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम घर पर रहिए। मैं उससे सीधे मुंह बात करूंगी, डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटी, तुम जैसा कहो, लेकिन बेटी तुम सोच समझ के बात करना, उसकी हर बात में एक चाल होती है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर अंजलि मुनीम जी के घर की ओर चल देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अंजलि मुनीम जी के घर पहुंच जाती है। मुनीम अंजलि को देखकर उससे कहता है, अरे आओ अंजलि, आओ बैठो। पर तुम तो जानती ही होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। हाँ, मैं जानती हूँ मुनीम जी, मैं ब्याज की सारी शर्तों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। सुनो अंजलि, मेरी सारी शर्तें सभी के लिए एक ही जैसी हैं। समय पे कर्ज चुकाओ और मौज करो। पर मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरा कर्जा चुका पाओगी। देखो, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। यदि तुम कर्जा नहीं चुका पा रही हो तो तुम मुझसे शादी कर लो और मौज में रहोगी, और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। क्या शादी, वो भी तुमसे? मुनीम जी, यह बात कहते में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? मर जाऊंगी पर तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे निर्दयी इंसान तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे हैं, जो लोगों को ऊंचे दर पर ब्याज देकर इनकी सारी जमीन हड़प लेते हैं। मैं रात दिन मेहनत करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, पर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम देता हूँ। यदि याद रखना, अगर 1 महीने के अंदर तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ठीक है मुनीम जी, मैं भी तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। अंजलि गुस्से में मुनीम जी के घर से निकल जाती है और दुखी मन से अपने घर को लौट जाती है। आ गई बेटी, क्या कहा मुनीम जी ने? कोई और मुसीबत तो ना खड़ी कर दी उस नालायक ने? पिताजी, उसने सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन उसकी नीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है।
उसने कहा, अगर हमने उसका कर्जा समय से नहीं चुकाया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं बेटी, मर जाऊंगा पर उस दुष्ट के साथ तेरा कभी भी विवाह नहीं करूंगा। वह तो बहुत ही दुष्ट और निर्दय आदमी है। बेटी, हम रात दिन मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्जा चुका देंगे। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहो, और हम दिन रात मेहनत करेंगे और उस दुष्ट मुनीम का कर्जा चुका देंगे। अगले दिन से अंजलि लोगों के यहाँ साफ सफाई करने का काम करने लगती है और दीनानाथ भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते वह एक सेठ के यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे थे। दीनूनाथ सेठ जी से कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? काम तो मिल जाएगा भाई, पर काम तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। कर पाओगे तुम काम को? हाँ साहब जी, कर लूँगा, आप बस मुझे काम दे दो। ठीक है भाई, देखो यह यहाँ अनाज की बोरी है ना, यह सारी बोरी उन लोगों के साथ मिलकर गाड़ी से उतारनी है। ठीक है सेठ जी, मुझे काम देने के लिए आपका धन्यवाद। दीनूनाथ भी सभी लोगों के साथ बोरी ढोने का काम शुरू कर देता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ दीनूनाथ से कहता है, देखो दीनूनाथ, अब मेरे पास काम कम हो गया है। मैं सिर्फ अपने पुराने लोगों को ही अपने पास रखूंगा। ये लो अपने अब तक के पैसे। दीनूनाथ पैसे लेकर निराश मन से अपने घर की तरफ लौट ही रहा था कि तभी अचानक रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। दीनूनाथ अपने पैसों को सही से छुपा कर रख लेता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर काफ़ी देर से फंसा हुआ हूँ और मैंने कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इस उम्र में तुम्हारी गाड़ी निकलवा पाऊँगा। आप कोशिश तो कीजिए भाई, क्या पता काम बन ही जाए। ठीक है भाई, आप जैसा कहो। दीनूनाथ गाड़ी में धक्का लगाने लगता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार गाड़ी निकल ही जाती है। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? हाँ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं एक सेठ के यहाँ काम किया करता था, लेकिन अब काम कम होने की वजह से मुझे उसने काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? और मुनीम जी का मेरे ऊपर कर्ज भी है और मुझे मेरी बेटी की शादी भी करानी है। दीनूनाथ की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है, भाई आपकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। सुनो भाई, मैंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन आज मैं करूँगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मेरे से खुश हो जाएं और मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दें। तभी वह व्यक्ति सिक्कों से भरी थैली निकालकर दीनूनाथ को दे देता है। देखो भाई, इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। इसमें से कुछ सिक्का तुम मुनीम जी को दे देना और कुछ से अपनी बेटी की शादी करा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी मदद की। इसके बाद दीनूनाथ उस व्यक्ति का धन्यवाद करके खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। बारिश के कारण रास्ता काफ़ी गीला हो गया था। तभी दीनूनाथ का पैर फिसल गया और वह गिरकर एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर से टकराने के कारण दीनूनाथ बेहोश हो गया। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति की नज़र दीनूनाथ के सोने की पोटली पर पड़ गई। उसने जल्दी से वह पोटली उठा ली। उसे ऐसा करते हुए एक व्यक्ति कैलाश ने उसे देख लिया। वो थैली वहीं रख दो भाई। क्यों रख दूं भाई? वो थैली मेरी है।
तुम्हें शर्म नहीं आती है? बुजुर्ग आदमी के पैसे चुराते हुए चुपचाप वह थैली वहीं पर रख दो। अरे काहे परेशान करते हो भाई, थोड़े पैसे तुम रख लेना। नहीं, बूढ़े बुजुर्ग का पैसा मुझे नहीं चाहिए, सारे पैसे वहीं वापस रख दो। नहीं रखूंगा, ये पैसे मेरे हैं। इतने में दीनूनाथ को होश आ जाता है और वह कहता है, अरे बेटा, मेरी थैली कहाँ है? कहाँ है मेरी थैली? दो ना मुझे। बाबा, आपकी थैली इस चोर के पास है। दे बेटा, ये थैली मेरी है, मुझे वापस कर दो। ए बुढ़ऊ, चुप कर, ये थैली तो मेरी है। अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वह थैली उठाते हुए देखा है और तुम ऐसे नहीं मानोगे। हम इसके निर्णय मुखिया जी से करवाएंगे। दीनूनाथ गांव के मुखिया जी के पास जाता है। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? मुखिया जी, ये पैसे मेरे हैं और यह लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। मुखिया जी, यह आदमी झूठ बोल रहा है और ये पैसे की थैली तो मेरी है। अरे दीनूनाथ, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये थैली तुम्हारी है? दीनूनाथ अपने सारे दिन की घटना बताता है। मुखिया जी, आप खुद बताइए, यह थैली अब इसकी कैसे हुई? मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से थैली चुराते हुए इस आदमी को देखा है। मुखिया उस चोर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी गरीब और बूढ़े आदमी के पैसे चुराते में? ये थैली अभी के अभी दीनूनाथ को वापस करो और गांव वालों, इस चोर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद करवा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इतना कहकर दीनूनाथ वहां से चला जाता है और उस लड़का से जाकर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर आप नहीं होते तो वह चोर मेरी थैली लेकर भाग जाता। बेटा, तुम ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति हो। चलो आज मेरे साथ मेरे घर चलो। दीनूनाथ कैलाश को अपने घर ले जाता है। बेटा, यह मेरी बेटी अंजलि है, मेरे सिवा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। बेटा, वह सारे गुण मैंने तुम्हारे अंदर देखे हैं। मैं समझ गया बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ सेठ मुनीराम आ जाता है। सुनो दीनानाथ, अब तो पूरा महीना हो गया है, भाई मेरे पैसे वापस करो। तभी दीनूनाथ मुनीम जी के पैसे दे देता है। मुनीम जी दीनूनाथ से कहते हैं, अरे दीनूनाथ भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मुनीम जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना, तो आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं। इसके बाद दीनूनाथ अपनी बेटी की शादी कैलाश से करा देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी हिंदी स्टोरी सुनने के लिए हमारे कार्टून चैनल को एक समय की बात है, माधवपुर गांव में बिरजू और बंसी नाम के दो मित्र रहा करते थे। बिरजू बहुत ही कामचोर और आलसी था और बंसी बहुत ही मेहनती था और अपने काम को पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार मोहन चौधरी के जमीन पर काम किया करते थे। बंसी काम करता था और बिरजू अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। और जैसे ही सूर्य अस्त होता था, बिरजू अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर घर ले जाता था और वह जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत ही काम किया है। और बंसी खेतों का काम खत्म करने के बाद वह अपने बैलों को अच्छी तरह से नहलाकर और खुद भी नहाकर साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू बिरजू के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। सोचते थे कि बिरजू बहुत ही परिश्रमी और बंसी बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोइया से कहा,
देखो, बिरजू बहुत ही मेहनत करता है। उसकी अच्छे से देखभाल करना और उसके खाने का भी अच्छे से ध्यान रखना। उसके खाने में कोई भी कमी ना हो पाए। रसोइया बिरजू को भरपूर खाना देता था और उधर बंसी का पेट भी नहीं भरता था। बंसी ने मन ही मन में सोचा, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और वह जो कामचोर है वह भरपूर पेट भर के खाना खाता है। बिरजू सोच रहा था कि बंसी के मन में कुछ तो संदेह हो रहा है। वह डर गया था कि बंसी ने असली सच बता दिया तो। इसलिए उसी रात को बिरजू ने बंसी से कहा, सुनो बंसी, खेत की कोई भी बात जमींदार से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना, सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है, समझ लेना। अरे जा अपना काम कर जाके। यह कहकर बंसी सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण बंसी गहरे नींद में सो जाता है और बिरजू पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसलिए जब सुबह बिरजू अपने बैल को लेकर खेतों में गया, उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है बिरजू, रात को नींद नहीं आई है क्या? क्या बोलूं हुजूर, बहुत ही ज्यादा मच्छर हैं। उन्होंने मुझे रात भर काटा और सोने ही नहीं दिया। देखो बलवंत, मेरे महल में वो जो पुराना खाली कमरा पड़ा हुआ है ना, उसे साफ करवा दो और बिरजू का सारा सामान उसमें रखवा दो। आज के बाद बिरजू मेरे महल में ही रहेगा। याद रहे, उसे किसी भी चीज की कमी ना हो पाए। ठीक है ना बिरजू? मुझे क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। कुछ दिन के बाद बिरजू की खातिरदारी और भी बढ़ गई थी। अब वह जमींदार बाबू के घर में रहने लगा। बिरजू बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बिरजू बैल को रस्सी से बांधकर वह सोता रहता था और बंसी बिना किसी लालच के ईमानदारी से अपना काम खेतों में करता रहता था, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये कि खाते वक्त रसोइया ने देखा कि बिरजू खाना बर्बाद कर रहा है और बंसी का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइया ने बिरजू से कहा, बिरजू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बर्बाद करते हो, फिर जितना चाहिए उतना ही लो ना। बिरजू ने कुछ भी नहीं कहा। उधर रसोइया गोपाल को देखकर यह कहने लगा, बिरजू खाना बर्बाद कर रहा है और बंसी का तो पेट ही नहीं भर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार बाबू की पत्नी के पास गया। प्रणाम प्रणाम मालकिन, मैं कह रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रही है मालकिन। जमींदार की पत्नी को बिरजू और बंसी के खाने के बारे में सब कुछ बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा ये सुनिए, बंसी और बिरजू खेतों में क्या काम करते हैं वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं और कैसा काम करते हैं? जमींदार बाबू ने कारण पूछना चाहा तो जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुन के जमींदार बाबू ने सोचा कि बात तो सही है। बात तो सही है। एक बार मुझे अपनी आंखों से खेत में जाकर देखना पड़ेगा। यह सोचकर दूसरे दिन वह किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि बंसी
बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे कि वह अपने लिए कर रहा हो। फिर वह बिरजू को ढूंढने गए। पूरे खेतों में उन्हें बिरजू कहीं नजर नहीं आया। अरे अरे, ये बिरजू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार बाबू समझ जाते हैं कि बिरजू काम चोरी कर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद तभी जमींदार बाबू की नज़र तालाब के किनारे घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे बिरजू गमछा बिछाकर सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत ही तेज गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वह अपने घर लौट आए। मुझे बंसी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। यह नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैं बंसी को पहचान ही नहीं पाया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, खेत जाकर देखिए कि वह दोनों क्या काम करते हैं। एक काम करिए, आप बंसी को कोई दूसरा काम दे दीजिए। वैसे भी हमें लिखा पढ़ी करने वाले की जरूरत तो है ही। मुझे लगता है बंसी बेखूबी से यह काम करेगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और साथ ही साथ बहुत ही ईमानदार भी है। क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर जमींदार बाबू को बहुत ही अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्य अस्त होने तक का इंतजार किया। उसके बाद वह दोनों घर लौट आए तो जमींदार बाबू ने बिरजू को बुलाया। बिरजू, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हुजूर, शरीर में मिट्टी लगी हुई है ना, तो साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूँ। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार बाबू यह कहकर चले जाते हैं। बिरजू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वह अंदर ही अंदर डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। बिरजू धीरे धीरे जमींदार जी के कमरे में जाता है। जमींदार बाबू ने बंसी को देखकर कहा, अरे बिरजू, अभी तो एक काम बाकी है। तुम बंसी के पूरे शरीर में अच्छे से तेल हल्दी लगाकर और उसे गर्म पानी में स्नान करवाकर और साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेके आओ। ठीक है बिरजू? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उस आलसी बंसी के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आज मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो और तुम झूठे भी हो। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर बंसी ने जमींदार बाबू का पैर पकड़कर कहा, हुजूर, हम दोनों आपके पास काम करने के लिए आए थे ना। आप दया करके बिरजू को एक और मौका दे दीजिए। हुजूर, मुझे विश्वास है कि बिरजू समझ गया है। इसके बाद जमींदार बाबू ने बंसी की बात मान ली और बिरजू से कहा, बस एक बार मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। बंसी जमींदार बाबू का हिसाब किताब का काम देखने लगा और बिरजू ने अपने आप को बदलकर बहुत ही परिश्रमी हो गया। बिरजू समझ गया था कि जीवन में काम चोरी करने से कोई काम नहीं होता है। बिरजू और गोपाल की मित्रता और भी गहरी हो गई थी।